हाँ तो फ्रेंड्स, कल हम लोग पढ़ चुके थे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे अप्रोच ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण, जिसमें अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में दो होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, पारंपरिक माने पुराना इकोनॉमिक जो कहे हैं उसके अनुसार, पुराना परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार इसके अंतर्गत 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर, उत्पादन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। तीसरा होता है एक्सचेंज। अदला बदली। और चौथा होता है कंजम्पशन, उपभोग। दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मॉडर्न अप्रोच यानी आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत दो आते हैं। फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसी के बारे में आज बताएंगे हम। माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसे बोलते हैं प्राइस थ्योरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र या मूल्य सिद्धांत। और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स या इसे हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहत अर्थशास्त्र या आय एवं रोजगार का सिद्धांत। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पुराना परंपरा के अनुसार कहा जाता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ये किसने दिया है? सप्लाई क्रिएट्स ऑन इट्स डिमांड, इन्होंने JB से ने दिया है।
सप्लाई creates its own, किसने दिया है? जे.बी. से ने दिया है। इन्होंने कहा है कि हम उत्पादन करेंगे अपने आप करेंगे और डिमांड मार्केट में जाएंगे तो अपने आप कोई ना कोई उसे खरीदने वाला होगा। पुराने परंपरा के अनुसार कहते थे कि हम डिमांड सप्लाई करेंगे यानी प्रोड्यूस करेंगे तो कोई ना कोई खरीदने वाला होगा ही। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाता है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स में पहले डिमांड को देखेंगे। क्या चीज़ को देखेंगे? डिमांड को देखेंगे, तब प्रोड्यूस करेंगे। डिमांड को देखेंगे, डिमांड को देखते हुए प्रोड्यूस करेंगे और फिर सप्लाई करेंगे। तो दोनों में प्रोड्यूस तो करना था, दोनों में प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस दोनों के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए पुराने परंपरा के अनुसार जो कहा गया था कि हम सप्लाई करेंगे माने कि प्रोड्यूस करेंगे और कोई ना कोई खरीदने वाला होगा ही। अब लेकिन अब कि क्या है? नहीं, अब डिमांड होगा तभी प्रोड्यूस करेंगे और उसको सप्लाई करेंगे, यही कहा गया था। अब आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पूरा पहले एक एक करके प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो पहला आता है प्रोड्यूसर। क्या आता है? पहला आता है प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन उत्पादनकर्ता जो होगा वही सेम होता है। तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि प्रोड्यूस हम करेंगे। क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, उत्पादन करेंगे और इसको खरीदने वाला कोई ना कोई होगा ही। जिसे प्रोड्यूसर के कच्चा माल के अंतर्गत आएगा। कच्चा माल हम प्रोड्यूस करेंगे, कच्चा माल के रॉ मटेरियल्स के अनुसार हम उत्पाद करेंगे और उसको कोई खरीदने वाला ही होगा। तो इसको क्या होगा? कोई कंज्यूमर होगा। और दूसरा इसके अंतर्गत कौन आता है? फर्स्ट में दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूशन क्या कौन आता है? डिस्ट्रीब्यूशन वितरण करेंगे। जिसे किसी वस्तु को हम प्रोड्यूस किए इसको प्रोड्यूस किए तो प्रोड्यूस करने के बाद खरीदने वाला तो होगा ही, डिमांड होगा। तो पुराने परंपरा के अनुसार क्या करेंगे? कोई तो खरीदने वाला होगा तो हम पहले इसके अंतर्गत कौन कौन जाएंगे? पहला नंबर प्रोड्यूस करेंगे तो चैन बना हुआ होता है इन्हें। पहले जाएगा वेयर हाउस के पास जाएगा।
वेयर हाउस के पास जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ट्रेड होगा, ले जाएंगे, क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थोक के पास जाएगा। उसके बाद क्या होता है, तब फिर कंज्यूमर के पास जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा। तो वह इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत इतना सारा आता है तो ना कंज्यूमर के पास जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंतर्गत क्या होगा, हम कोई भी गुड्स या सर्विस लेते हैं, गुड्स और सर्विस लेते हैं, गुड्स और सर्विस लेते हैं। इसके अंतर्गत हम पैसा देते हैं, इसके अलावा इसके एवज में हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं, मनी देते हैं, मनी देते हैं। तो हमें क्या इससे क्या हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, एक्सचेंज के अनुसार क्या मिल सके, हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके तो एक्सचेंज यही होता है। उसके बाद क्या होता है, कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, उपभोक्ता क्या सोचता है, उपभोक्ता यही सोचता है कि ह्यूमन बॉन्ड्स मेक्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसमें अधिक से अधिक माने संतुष्टि चाहता है, खरीदता है तो बच्चा को तो क्या करता है, अधिक से अधिक संतुष्टि चाहता है। जितना से जितना संतुष्टि हम लोग, उपभोक्ता जो खरीदने वाला है वो क्या सोचता है कि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ये हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच, पुराने परंपरा के अनुसार। अब आते हैं क्या, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या क्या है, मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो माइक्रो और माइक्रो, कौन कौन आते हैं, माइक्रो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो और इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। कब कौन ईस्वी में बांटा, डिवाइड किया गया इसे, 1933 में। किसने किया था, रेगर फ्रेशर ने। किसने किया था, रेगर फ्रेशर ने। अच्छा, रेगर फ्रेशर ने फर्स्ट, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। कब मिला था नोबेल प्राइज, नोबेल इकोनॉमिक्स के लिए मिल चुका था 1969 में। इन्हें फर्स्ट बार नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के में फर्स्ट बार नोबेल प्राइज मिला था 1969 में। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, मैक्रो
मैक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो के अंतर्गत कौन कौन आता है? मैक्रो के अंतर्गत कौन कौन चीज आते हैं? तो हम इतना बता दिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 93 में आया था। मैक्रो के अंतर्गत क्या आता है? मैक्रो मैंने सूक्ष्म होता है। मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स माने सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम किसी भी एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, ये सब सभी कितना डिमांड हो रहा है, कितना एक इंडस्ट्री में कितना डिमांड कर रहा है और कितना सप्लाई हो रहा है, पब्लिक कितना डिमांड करता है। तो हम इसके बारे में इंडिविजुअल मैक्रो इकोनॉमिक्स which means a small industry firm, स्मॉल इंडस्ट्री फार्म के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है, हम बोलेंगे कि कुछ पैसा सेव, हम एक व्यक्ति बोलेगा कि कुछ पैसा सेव कर रहे हैं, एक व्यक्ति बोलेगा कि हम पैसा सेव कर रहे हैं। तो यह इकोनॉमिक्स के अनुसार क्या ठीक है? और तो ठीक नहीं है। क्या है? ठीक नहीं है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि हम अपने पैसा को सेव कर रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर जो यही सारा व्यक्ति जितना भी एक देश में सारा व्यक्ति जितना भी जो कहेगा कि हम सभी लोग पैसा सेव कर रहे हैं, तो वो गलत है। वो क्या चल रहा है, यानी उस सरकार सोचेगा क्यों इतना पैसा सेव कर रहा है, वो गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म रूप में आप सेव कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इसके और बृहत रूप में सेव कर रहे हैं तो यह गलत, अच्छी बात नहीं है, यह गड़बड़ वाला बात है। अच्छा, अब आइए पढ़ते हैं मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मीन्स क्या होता है? MACRO। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है? मीन्स मैक्रो कहाँ से लिया गया है? मैक्रो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? लार्ज, यानी
इसके किसके बारे में हम पढ़ेंगे? नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। पूरी नेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में इसको हम पढ़ते हैं। होल माने पूरा, पूरा इंडस्ट्री के बारे में इसमें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैक्रो के अंतर्गत पूरा इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आइए मैक्रो के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हम जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है? डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई, प्रोडक्शन, फिर कंजप्शन, फिर इकोनॉमिक्स वेलफेयर, अच्छा। अब मैक्रो के अंतर्गत क्या क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कौन कौन क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो नेशनल इनकम के बारे में हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया। लिख देते हैं, सब लिख देंगे आप, ताकि आपको आसानी हो सके। नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, फिर इसके अंतर्गत आता है जनरल प्राइस लेवल के बारे में। ये यानी इसका मतलब होता है हर एक के बारे, इसके बारे में बताए थे, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। चीज़ के बारे में। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट, तो मैक्रो के अंतर्गत इतना होता है। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है? डिफरेंट यूज। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन of
स्कार्स resource to different use. Resource to different use. माने स्कार्सिटी है, क्या है, डिफरेंट यूज, इसका रिसोर्सेज का डिफरेंट यूज कर सकते हैं इसमें हम इकोनॉमिक्स। तो इसके अंतर्गत 3 प्रॉब्लम आते हैं इकोनॉमिक्स। देयर आर 3 प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला क्या है, भाट टू प्रोड्यूस, माने क्या बनाएं, भाट टू प्रोड्यूस क्या बनाएं। दूसरा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएं। तीसरा आता है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएं। पहले आप पढ़े थे पुराने परंपरा के अनुसार हम सप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई खरीदने वाला होगा ही, लेकिन इकोनॉमिक्स कहते हैं कि डिमांड पहले होगा तब फिर जाकर के क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। इसी के अनुसार कहा जाता है प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या डिमांड होगा तो प्रोड्यूस करेंगे। तो इसी के अंतर्गत आता है भाट प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे, भाट प्रोड्यूस क्या बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाएंगे, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाएंगे। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी, हमारे पास कमी, स्कार्सिटी है, कमी है, हमारे पास क्या है, कमी है। हमारे पास कमी है। आइए 2-3 पॉइंट्स आपको समझ लेना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर ये तो बता दिए थे आपको एडम स्मिथ। ये पॉइंट्स हैं, क्या है, पॉइंट्स है, आपको बताया हुआ है, एक बार फिर बता देते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। किसने बताया था, एडम स्मिथ ने। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर किसने बताया था, तो मार्शल ने। इकोनॉमिक्स ऑफ स्कार्सिटी किसने बताया था, कमी का विज्ञान, अभी बताया ना, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के अंतर्गत बताया था ना कि कमी का विज्ञान किसने बताया था, रॉबिन्सन ने। स्कार्सिटी रॉबिन्सन ने। लॉजिक किसने बताया था, ये नहीं बताए थे। लॉजिक J.R. हिक्स ने, J.R. हिक्स। लॉजिक किसने बताया था, J.R. हिक्स ने। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
ग्रोथ एंड सेमल्सन ने, पॉल सेमल्सन, किसने बताया था? पॉल सेमल्सन। पॉल सेमल्सन। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज यहीं तक रहने देते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अप्रोच पढ़ लिए हैं, अप्रोच यहाँ तक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो थैंक यू वेरी मच।